दोस्तों हाल ही में मैंने सीआईडी रामचंद्रन रिटर्न एसआई नाम की एक थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सनूप सत्यम जी ने और IMDb पर मिले इस फिल्म को 6.9 आउट ऑफ 10। आपको ये फिल्म प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये कहानी बहुत ही ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है, जिसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर रिटायर होने के बाद अपना एक प्राइवेट डिटेक्टिव का ऑफिस ओपन करता है, जहाँ पर उस ऑफिसर के पास एक ऐसा केस आता है जिसमें एक अकेले रहने वाली अमीर महिला का मर्डर हो गया था और इस मर्डर का इल्जाम लगने वाले आदमी का कहना था कि वो निर्दोष है। तो अब ये रिटायर पुलिस ऑफिसर इस केस की छानबीन करने में लग जाता है और दोस्तों बहुत शॉकिंग और बड़े बड़े राज सामने आते हैं। सच में दोस्तों ये कहानी बहुत ही बढ़िया है और एंडिंग में जो जबरदस्त सस्पेंस रिवील होता है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें रामचंद्रन नाम के एक ऐसा पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। एक्चुअली आज रामचंद्रन रिटायर होने वाला होता है और उसी तरह से रिटायर होने के मौके पर एक छोटा सा प्रोग्राम भी चलते रहता है। रात होने के बाद ये लोग एक छोटी सी पार्टी करने वाले होते हैं और 12 घंटे के बाद रामचंद्रन रिटायर हो जाएगा। अब उसी वक्त एक बंदा रामचंद्र को कॉल करके कहता है कि सर, मैंने अभी अभी एक चोर को किसी घर के अंदर घुसते हुए देखा है, प्लीज आप फटाफट उस एड्रेस पर पहुंच जाइए। तो रामचंद्रन ठान लेता है कि वो बिना फंक्शन को अटेंड किए उस केस को सॉल्व करने के लिए जाएगा। यहाँ पर रामचंद्रन की पत्नी उसे रोकती है और कहती है कि आपने इतने सालों तक अपनी ड्यूटी की है, तो आपको अभी उस चोर को पकड़ने के लिए जाने की क्या जरूरत है? आप अपने किसी दूसरे आदमी को भी भेज सकते हैं। रामचंद्रन कहता है कि मैं अभी भी एक पुलिस वाला हूँ, रिटायर होने में मुझे 12 घंटे बाकी है। इस तरह से रामचंद्रन अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। उस घर में से एक औरत बाहर आती है और उल्टा वो पुलिस वालों को ही डांटने लगती है कि आप लोग इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमारे घर पर फिलहाल कोई भी मर्द नहीं है, इसलिए आप कल आ जाइएगा। दरअसल दोस्तों उस औरत को पता ही नहीं था कि उसके घर के अंदर एक चोर छुपा हुआ है। अब ये पुलिस वाले उस औरत की कोई भी बात नहीं मानते और उसके घर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन तलाशी लेने के बावजूद भी रामचंद्रन को घर के अंदर कोई भी नहीं मिलता। तो रामचंद्रन उस इन्फॉर्मर को कॉल करके उसे डांटने लगता है, क्या तुमने पुलिस वालों को मजाक समझ कर रखा है जो हमें ऐसी झूठी खबरें दे रहे हो? वो आदमी कहता है कि नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने देखा है वो चोर अभी भी उस घर में ही छुपा हुआ है, प्लीज आप उस घर में दोबारा से अच्छे से तलाशी कीजिए। तो रामचंद्रन सोचने लगता है कि आखिरकार उस चोर को बाहर कैसे निकाला जाए। तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है और वो घर के अंदर जाकर किचन में रखी मिर्ची पाउडर को आग लगाकर पूरे घर में उसका धुआं फैला देता है और उसके बाद ये पुलिस वाले घर के बाहर आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में उस मिर्ची का धुआं पूरे घर में फैलने की वजह से वो चोर बुरी तरीके से खांसने लगता है और उसकी आवाज सुनकर रामचंद्रन फटाफट से घर के अंदर जाकर उस चोर को पकड़ लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो चोर एक महिला के नाइटे के अंदर छुपा हुआ था। अब पुलिस वाले उस बंदे को मारपीट कर पकड़ते हैं और पुलिस स्टेशन भिजवा देते हैं। और अब यहाँ पर रामचंद्रन के हायर ऑफिसर उसे इस काम के लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि रिटायर होने के मौके पर भी तुमने अपना फर्ज निभाया। खैर अब उसके अगले दिन रामचंद्रन अपने पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर चाय की दुकान पर चाय पीने लगता है। उस दुकान वाले के साथ बस ऐसे ही बातें करने लगता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है तो बाकी पुलिस वाले रामचंद्रन को पूछने लगते हैं कि अरे सर, आप तो रिटायर हो गए हैं ना, तो फिर दोबारा पुलिस स्टेशन क्यों आए? रामचंद्रन कहता है कि अरे यार, मैं इस पुलिस स्टेशन को और आप लोगों को इतनी जल्दी कैसे भूल सकता हूँ, बस ऐसे ही देखने के लिए चला गया। और वो कल रात पकड़ा गया चोर भी उसे यही सवाल पूछने लगता है। अब उसके थोड़ा आगे जाने के बाद रामचंद्रन देखता है कि उसका नेम प्लेट निकालकर दूसरे पुलिस ऑफिसर का नेम प्लेट लगाया जा रहा है और उसका नेम प्लेट डस्टबिन के अंदर पड़ा हुआ है। ये देखने के बाद रामचंद्रन थोड़ा सा दुखी हो जाता है और अपना वो नेम प्लेट लेकर वापस अपने घर पर आ जाता है। अब डिपार्टमेंट ने रामचंद्रन को एक कॉटेज दिया हुआ था, तो रामचंद्रन की फैमिली उस कॉटेज को छोड़कर वापस अपने गांव चली जाती है और उसका गांव शहर से बहुत ही दूर होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रामचंद्रन की एक बेटी भी होती है। अब यहाँ गांव में रामचंद्रन का साला उसके घर पर आता है और रामचंद्रन से थोड़ी बहुत बातचीत करके उसे अपने गाँव के बारे में बताने लगता है। बताता है कि उसके गाँव में एक प्रॉब्लम चल रही है कि यहाँ गाँव के एक मंदिर में एक हुंडी है। हर साल उस हुंडी में अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं, लेकिन इस साल हमने देखा उस हुंडी से बहुत ही कम पैसे निकले। मंदिर की कमेटी का भी मानना है कि हुंडी से कुछ पैसे चोरी हुए हैं और आप तो बहुत ही बड़े पुलिस ऑफिसर हो ना, तो प्लीज आप इस केस को सॉल्व कर दीजिए। इस तरह से वो उसे उस हुंडी को दिखाने लगता है। उसे देखने के बाद रामचंद्रन कहता है कि मैंने देखा कि हुंडी की चाबी जिसके पास है वो राइट हैंडेड है, लेकिन जब हुंडी का ताला खोला गया तब वो लेफ्ट साइड में लगाया गया था। इसका मतलब एक ही है कि चोर लेफ्ट हैंडेड है।
जिसने कि ताला ओपन करके पैसे निकाल कर दोबारा से ताला लगा दिया। अब आप ये फाइंड आउट कीजिए कि कमिटी मेंबर्स में और उनके फैमिली मेंबर्स में ऐसा कौन बंदा है जो लेफ्ट हैंडेड है, तो आपको पता चल जाएगा कि वही चोर है। और उसी तरह से कुछ बैंक में जाकर ये भी पूछताछ करो कि रिसेंटली किसी बंदे ने छुट्टा देकर नोट्स लेकर गया है या नहीं। खैर, अब रात को हम देखते हैं रामचंद्रन सो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसे एक कॉल आता है। अब ये एक नॉर्मल बंदे का कॉल होता है, लेकिन रामचंद्रन फटाफट से अपनी नींद से जाकर अपना यूनिफॉर्म पहनने के लिए जाता है। तभी उसकी पत्नी भी जग जाती है और ये देखकर उसे कहती है कि ओ जी, आप भूल गए, आप रिटायर हो चुके हैं और इतनी रात गए आप कहाँ जा रहे हो। तब जाकर दोस्तों रामचंद्रन को याद आता है कि वो रिटायर हो चुका है। अब यहाँ पर सारे केस सॉल्व करते करते उसने अपनी जिंदगी गुजार दी थी, इसलिए उसे ये रेस्ट की लाइफ पसंद नहीं आ रही थी। तो ऐसे एक दिन रामचंद्रन अपने वकील दोस्त से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि अरे यार, घर पर बैठे बैठे मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे पास कोई भी केस सॉल्व करने के लिए नहीं है, मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। तब उसका वकील दोस्त एक लेडी के बारे में उसे बताता है, कहता है कि मैं एक लेडी डिटेक्टिव को जानता हूँ, वो इसी तरह के केसेस सॉल्व करती है और पुलिस वाले भी उसकी मदद लेते हैं। सो तुम भी ऐसे एक डिटेक्टिव का ऑफिस ओपन करके केसेस को सॉल्व करो। तो दोस्तों रामचंद्र को यह आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। इसी दौरान वो मंदिर के कमेटी वाले लोग रामचंद्रन के पास आकर उसको सम्मानित करने लगते हैं, क्योंकि रामचंद्र ने उन्हें जो आइडिया बताया था उसे फॉलो करने के बाद चोर पकड़ा गया था, इसलिए ये लोग उसे थैंक यू बोलने के लिए आए थे। खैर, अब कुछ दिनों के बाद रामचंद्रन अपने डिटेक्टिव का ऑफिस ओपन कर ही देता है, लेकिन कुछ दिन गुजर जाने के बावजूद भी रामचंद्रन के पास कोई भी केस नहीं आता। तो एक दिन वो दोबारा से अपने वकील दोस्त लालजी के पास जाता है और ये दोनों यहाँ पर दारू पीते हुए फिर से बातचीत करने लगते हैं। रामचंद्रन उसे कहता है कि अरे यार, मैंने ऑफिस तो ओपन कर लिया, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई भी केस नहीं आया है। लालजी कहता है कि ठीक है, मैं तुमको एक केस देता हूँ और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये केस बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। इस तरह से जयराजन नाम के एक बंदे के बारे में बताने लगता है। अब उसके बाद हम रात को देखते हैं रामचंद्रन अपने घर पर होता है और बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। अब उसी समय जयराजन नाम का एक बंदा रामचंद्रन के घर पर आता है। उसे कहता है कि मुझे आपके वकील दोस्त लालजी ने आपसे मिलने के लिए कहा था। रामचंद्रन कहने लगता है कि हाँ, लालजी ने मुझे बताया था कि आप मेरे घर पर आने वाले हैं। तो जयराजन कहने लगता है कि सर, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, सर आप ही मेरे केस को इन्वेस्टिगेट कीजिए और प्रूफ कर दीजिए कि मैं इनोसेंट हूँ। रामचंद्रन कहने लगता है कि हाँ, लेकिन पहले तो अपने केस के बारे में तो बताओ। अब यहाँ पर जयराजन अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है। तो यहाँ से सीन जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम देखते हैं कि जयराजन की पत्नी हमेशा उसे गालियां देती रहती थी। जब भी वो अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करता तब वो उसे बहुत ज्यादा डांटती थी, क्योंकि दोस्तों जयराजन का उस गांव में रहने वाली उर्मिला नाम की एक महिला के साथ अफेयर चल रहा होता है, इसीलिए उसकी पत्नी इसके ऊपर शक करती रहती है। जयराजन हर रोज उर्मिला के घर के पास से गुजरते हुए उसको ताड़ते रहता है। अब दोस्तों उर्मिला के बारे में बात करें तो ये अपने घर में अकेले ही रहती है। उसका डिवोर्स हो चुका है और उसी तरह से उसकी बेटी ने एक लड़के से प्यार करके शादी कर ली। उर्मिला अपनी बेटी की शादी के खिलाफ होती है, इसलिए अब उसकी बेटी और उसका दामाद उसके साथ नहीं रहते। उर्मिला ने अपनी बेटी को दूर कर दिया था। अब यहाँ पर उर्मिला जानती होती है कि जयराजन उसके ऊपर लाइन मार रहा है। खैर, अब यहाँ रात को जयराजन अपने फ्रेंड के साथ मिलकर चिल कर रहा होता है, तो उन्हीं में से एक बंदा जयराजन के पास आकर उसे कहता है कि अरे यार, क्या तुम्हें पता है, आज तो बहुत बड़ा कांड हो गया। तुम्हारी पत्नी उर्मिला के घर पर गई थी और वहां पर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। ये बात सुनने के बाद जयराजन तो शॉक ही रह जाता है, लेकिन वो इसी मौके का फायदा उठाते हुए कुछ गिफ्ट्स वगैरह खरीदता है और उर्मिला के घर पर जाकर उससे माफी मांगने लगता है। उसे कहता है कि हमें माफ कर दो, मेरी पत्नी ने तुमसे झगड़ा किया। इस तरह से वो उसे गिफ्ट देने लगता है। अब उर्मिला जयराजन को बिना घर के अंदर लिए बाहर से ही बात करने लगती है। कहती है कि मुझे तुम्हारे गिफ्ट्स वगैरह नहीं चाहिए, और अगर मैंने ये गिफ्ट्स ले लिए तो दोबारा से तुम्हारी पत्नी मुझ पर भड़क जाएगी और उसका शक तो और भी ज्यादा पक्का हो जाएगा। लेकिन जयराजन तो जबरदस्ती से ये चीजें उर्मिला के हाथ में थमा देता है। अब उसके बाद हम देखते हैं जयराजन वहां से एक और औरत के घर पर जाता है। मतलब कि असल में दोस्तों जयराजन का किसी और ही महिला के साथ अफेयर चल रहा था और उर्मिला के साथ तो बस उसकी बातें होती थी। अब सुबह होने के बाद जयराजन वापस अपने घर पर आता है। तब सुबह सुबह जयराजन को पता चलता है कि किसी ने उर्मिला को मार दिया। अब पुलिस वाले जयराजन के पास आकर उसे गिरफ्तार करने लगते हैं, क्योंकि दरअसल दोस्तों उर्मिला के घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे उस फुटेज के अंदर जयराजन उर्मिला के घर पर गया था ये दिखाई दे रहा था। इसी सबूत के बलबूते पर पुलिस वाले जयराजन को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब यहाँ प्रेजेंट डे पर जयराजन रामचंद्रन को यही सारी बातें बताने लगता है कि मैं तो उर्मिला के घर के पास गिफ्ट देने के लिए गया था और जैसा कि आपको पता है कि उस रात में किसी दूसरी महिला के साथ था, इसलिए मैं ये मर्डर नहीं कर सकता। उर्मिला को किसी दूसरे आदमी ने मारा है।
सर, आपने तो बहुत बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए हैं, तो प्लीज ये भी केस सॉल्व कर दीजिए। और दरअसल दोस्तों, उस रात जयराजन दूसरी औरत के साथ था, तो वो इसके बारे में किसी को बता नहीं सकता था, क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चल जाएगी तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद रामचंद्रन उसे कहता है कि ठीक है, मैं आपके केस को टेकअप करता हूँ और इस केस के ऊपर काम करना शुरू कर देता हूँ। अब उसके बाद हम देखते हैं कि रामचंद्रन सबसे पहले उस औरत के पास जाता है जिसका अफेयर जयराजन के साथ चल रहा था। रामचंद्रन उस महिला से डायरेक्टली पूछता है कि क्या आपका जयराजन से अफेयर चल रहा है? तो वो महिला तो टोटली मना कर देती है, कहती है कि नहीं नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रामचंद्रन उस महिला को कुछ प्रूफ दिखाता है, मतलब कि जयराजन ने ऑनलाइन इस महिला के लिए कुछ पार्सल मंगवाए थे और उसी की लिस्ट दिखाकर उसे वो पूछ रहा होता है। तो उसे देखने के बाद वो महिला इस बात को कबूल करती है, कहती है कि हाँ, हम दोनों का अफेयर चल रहा है, लेकिन आपको ये बात किसने बताई? लेकिन रामचंद्रन उसे कुछ भी नहीं बताता। अब उसके बाद रामचंद्रन जयराजन की बीबी और बेटे के पास जाता है। जयराजन की कांड की वजह से उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रह रही होती है। अब उसके बाद रामचंद्रन उर्मिला के बेटे और उसके दामाद के पास जाता है। दामाद से पूछने लगता है कि क्या आपके और उर्मिला के बीच में कोई झगड़ा हुआ था? उर्मिला का दामाद कहने लगता है कि नहीं सर, हमारा तो कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था, हम तो बस शादी करके उनके साथ रहना चाहते थे, क्योंकि डिवोर्स के बाद वो तो अकेली रह रही थी, लेकिन मेरे सासू माँ को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, इसी वजह से हम दोनों बाहर रहने के लिए आ गए। तो उसके बाद रामचंद्रन क्राइम स्पॉट पर जाकर चेक करने लगता है कि किस तरह से एक बंदे ने कमरे के दरवाजे को आग लगाकर उसमें खोल बनाकर उसके जरिए उर्मिला के पास जाकर उसका गला घोटकर उसे मार दिया था, और इस तरह से ये क्राइम हुआ था। अब रामचंद्रन को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ और भी बातें पता चलती है, जैसे कि उर्मिला बहुत पैसे वाली थी। अब पुलिस वालों से थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद ये पता चलता है कि जयराजन और उर्मिला के बीच में चक्कर चल रहा था, उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और इसी दरमियान जयराजन ने उर्मिला को मार दिया। खैर, अब उसके बाद रामचंद्रन उर्मिला के असली पति के पास जाता है। उसे कहता है कि मैंने सुना है कि उर्मिला के मरने के बाद आप उसके अंतिम संस्कार के दिन भी नहीं आए थे, तो आखिरकार आप दोनों का डिवोर्स क्यों हुआ था? उर्मिला का हस्बैंड कहने लगता है कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा दारू पीकर घर पर आया करता था और ये बात उर्मिला को पसंद नहीं थी। इसी बात को लेकर हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होती रहती थी। तो फाइनली उर्मिला ने मुझे डिवोर्स दे दिया। जब मेरी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली तो उर्मिला को मनाने के लिए मैं अपनी बेटी के साथ उसके घर पर गया था, लेकिन फिर भी उसने अपने दामाद और बेटी को एक्सेप्ट नहीं किया, और उसी तरह से मैंने उर्मिला से कुछ पैसे उधार के तौर पर लिए थे, और वो पैसे दोबारा से वो मुझसे ना मांग ले, इसलिए मैं उर्मिला से नहीं मिलता था। खैर, अब तक रामचंद्र ने जितने भी इन्वेस्टिगेशन की थी वो उसकी सारी बातें अपने फ्रेंड को बताता है। वो लालजी से कहता है कि इस केस में 4 लोग सस्पेक्ट है। पहला उर्मिला का पति, नेक्स्ट जयराजन, या फिर तो उसकी बेटी और उसका दामाद। क्योंकि उर्मिला मरेगी तो इन चारों को फायदा हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें से किसी ने भी उर्मिला को नहीं मारा है। मेरा शक कहता है कि इसमें और एक बंदा शामिल है। उसी बंदे ने उर्मिला के घर पर घुसकर उसे मार दिया, और उसी तरह से वो जो भी बंदा है वो रात में ही आया होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी दूसरे गांव का हो। इसी वजह से अब रामचंद्रन उस गांव में आने वाली आखिरी बस के कंडक्टर से उर्मिला के बारे में पूछने लगता है कि जिस दिन उर्मिला मरी थी क्या उस दिन कुछ अजीब सी घटना हुई थी। तो वो बंदा बहुत ज्यादा सोचने के बाद कहने लगता है कि सर, उस रात किसी जगह पर एक बंदा हमारे बस में चढ़ा था, लेकिन उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें शीशा टूटने की आवाज आई। उसे सुनकर सारे लोग शॉक हो गए, लेकिन उसे देखकर मास्क वाला बंदा शॉक नहीं था, वो खामोशी से बैठा था। तो रामचंद्रन इस कंडक्टर से उस जगह का पता पूछता है जहाँ पर वो कांच टूटने की आवाज आई थी। रामचंद्रन उस जगह पर जाने के बाद उसे ये बात पता चलती है कि उस गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान होती है। तो उस दुकान में एक बॉक्स होता है, उसका शीशा टूटा हुआ था। वो दुकान वाला बंदा कहने लगता है कि सर, उस रात किसी ने मेरे बॉक्स का शीशा तोड़ दिया और वहाँ पर मुझे कुछ चाबियां मिली थी, मतलब कि चाबियां फेंकने की वजह से ही वो शीशा टूटा था। अब उसके बाद रामचंद्रन उन चाबियों को लेकर उर्मिला के बेटे के पास जाकर उसे पूछने लगता है कि बेटी, क्या तुम इन चाबियों को जानती हो? तो दोस्तों, शॉकिंगली ये गिरवे की चाबियां होती है, मतलब कि उर्मिला के घर पर जो गिरवा होता है ना, ये उसी की चाबियां थी, और चाबियां ना मिलने की वजह से उसने लॉकर बदल दिया था। अब इसी बातों से रामचंद्रन को ये बात कंफर्म हो जाती है कि इस केस में दूसरा बंदा है। उस रात वो दूसरा बंदा उर्मिला के घर पर आया था, इसलिए वो उर्मिला के घर के आसपास थोड़ी बहुत छानबीन करने लगता है। इसी दरमियान में जब रामचंद्रन एक बगीचे से गुजर रहा होता है तो दूर से एक बंदा उसे देखने लगता है। वो उसे वार्न करने लगता है कि सर, आगे मत जाइए, वहाँ पर बहुत बड़ा कुआं है। तो आगे जाकर देखने पर सचमुच में वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। अब रामचंद्रन उस आदमी के पास आकर कुछ बातचीत करता है, तो वो बंदा उसे बताता है कि रिसेंटली राजू नाम का एक बंदा इस गड्ढे में गिरकर मर गया। तो रामचंद्रन राजू के घर पर जाकर पूछताछ करता है।
जहाँ पर राजू की बीवी और बेटा रहते हैं। उसकी बीवी उसे बताती है कि सर, हाल फिलहाल में ही मेरे पति उस गड्ढे में गिरकर मर गए। लेकिन सर, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि दरअसल उस गड्ढे के बारे में मेरे पति जानते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस गड्ढे में कैसे गिर गए ये मुझे समझ नहीं आ रहा। पुलिस वालों ने भी इसमें ज्यादा कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं की और मेरे पति का केस क्लोज कर दिया। अब ये बातें सुनने के बाद रामचंद्रन को यहाँ पर थोड़ा सा शक होने लगता है। अब दोस्तों, यहाँ दूसरी तरफ पुलिस वालों को ये बात पता चल जाती है कि रामचंद्रन रिटायर होने के बावजूद भी उर्मिला का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है। पुलिस वाले रामचंद्रन को पुलिस स्टेशन बुलाकर डांटने लगते हैं। कहते हैं कि अरे सर, आप तो रिटायर हो चुके हो ना, तो बस आप रेस्ट कीजिए, आपको इस केस में पढ़ने की क्या जरूरत है। तो ये बातें सुनने के बाद रामचंद्रन को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और आज तक उसके करियर में किसी ने भी उसके खिलाफ उंगली नहीं उठाई थी और उसे ऐसा लग रहा था कि ये लोग उसे जलील कर रहे हैं, जिससे कि बेचारा रामचंद्रन बहुत ही बैड फील करने लगता है और यही बातें उसके दिमाग में घूमती रहती है। तो रामचंद्रन की पत्नी देखती है कि उसका पति थोड़ा सा मायूस है, तो वो उससे मोटिवेट करते हुए कहती है कि आपने अपने करियर में बहुत बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए हैं और ऐसे में इस केस की वजह से आप जलील होने लगे। कोई बात नहीं, आप इस केस को मत छोड़ना, ये केस सॉल्व करके सभी लोगों को दिखा देना कि आप क्या चीज हो। अब अपनी पत्नी की बातें सुनकर रामचंद्रन फिर से जोश से भर जाता है और वो दोबारा से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। फिर फाइनली वो जबरदस्त सबूत इकट्ठा करके पुलिस वालों को गैदर करके कुछ इन्फॉर्मेशन बताने लगता है। जब रामचंद्रन राजू की पत्नी के पास गया था तो उस वक्त राजू की पत्नी ने रामचंद्रन को एक फोन दिया था और वो कहने लगी कि ये फोन उसके पति का नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वालों ने ये फोन राजू की पत्नी को दिया था। दरअसल दोस्तों, ये फोन उस गड्ढे में राजू की लाश के साथ पाया गया था। अब यहाँ पर रामचंद्रन उस फोन के बारे में डिटेल्स पता करता है। तब उसे पता चलता है कि ये फोन रघु नाम के किसी बंदे के नाम पर रजिस्टर है। तो रामचंद्रन रघु का घर ढूंढकर उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात रघु की माँ से होती है, जो कि एक मैरिज ब्यूरो चलाती है। और उसी तरह से यहाँ पर यह भी बात पता चलती है कि रघु किसी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। अब उसी वक्त रघु अपने घर पर आ रहा होता है और रघु रामचंद्रन को यहाँ पर देखकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसे दबोच लेते हैं। फिर पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद उसे बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं और सच बताने के लिए कहते हैं कि तुम हमें देखकर वहाँ से भाग क्यों रहे थे और वो फोन तुम्हारा ही है ना, चलो सच बताओ। अब बहुत ज्यादा मार खाने के बाद रघु जो हुआ वो सब कुछ बताने लगता है और यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। दरअसल दोस्तों, रघु जिस हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता था, वहाँ उस हॉस्पिटल में उर्मिला आती रहती थी अपने हेल्थ चेकअप करवाने के लिए और इसी दौरान इन दोनों में नैन मटक्का होने लगा। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई और उन दोनों में प्यार भी हो गया। एक दिन उर्मिला रघु से कहती है कि मुझे दारू पीनी है, क्या तुम आज रात दारू लेकर मेरे घर पर आ सकते हो। तो इसी तरह से रघु उर्मिला के गांव में आकर उसके साथ दारू पीने लगता है। दारू का नशा चढ़ने के बाद ये दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। अब इसी तरह से रघु को जब भी टाइम मिलता वो आखिरी बस पकड़कर उर्मिला के गांव आकर उसके साथ टाइम स्पेंड करता। जब भी वो उर्मिला के घर के पास आया करता था तब उर्मिला अपने घर के सीसीटीवी कैमरास बंद कर देती थी। अब हत्या वाले दिन भी वो वहाँ पर आया था। उस रात जयराजन उर्मिला के पास आकर उसे गिफ्ट देने लगता है, लेकिन उर्मिला इसके लिए मना करती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। वह रघु को अपने घर के अंदर बुलाकर ये दोनों कांड वगैरह करने लगते हैं। अब इसी दौरान रघु उर्मिला से कहता है कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिसके लिए वो उर्मिला से पैसे मांगता है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है उर्मिला तो बहुत ज्यादा पैसे वाली होती है, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। लेकिन अब उर्मिला पहले ही रघु को बहुत सारे पैसे दे चुकी थी, इसलिए इस बार वो उसे पैसे देने से मना करती है, क्योंकि इस बार रघु भी बहुत सारे पैसे मांग रहा था और अब पैसे ना देने की वजह से उन दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इसी हाथापाई के दौरान रघु उर्मिला का गला घोटकर उसे जान से ही मार देता है। उसके बाद वो उस गिरवे मतलब की कबड़ की चाबियां हासिल करके उसमें से सारा पैसा लूट लेता है। उसके बाद उस घर को अच्छी तरीके से साफ कर देता है, मतलब कि सारे सबूत मिटाने लगता है और उसी तरह से चोरी का सीन क्रिएट करता है। उस कमरे में लगे दरवाजे को आग लगाकर एक होल बना देता है और अब यहाँ पर इस तरह से जो कुछ भी हुआ था वो सारी बात पुलिस को बताता है। तो यहाँ पर रामचंद्रन उसे कहता है कि बेटा रघु, तुमने पूरा सच नहीं बताया है, हमें पूरा सच बताओ। रघु कहने लगता है कि नहीं सर, मैंने सब कुछ तो बता दिया है, लेकिन अब पुलिस उसे और भी ज्यादा मारती पीटती है। तो वो एक और शॉकिंग बात बताता है। दरअसल उर्मिला को मारने के बाद वो जंगल के रास्ते से अपने गांव के लिए जाने लगता है। तो दोस्तों, इसी दौरान रघु उस गड्ढे में गिर गया था। अब उसी दौरान राजू उस रास्ते से गुजर रहा होता है और वह रघु की आवाज सुनकर उसके पास आता है और उसे बचाकर बाहर निकालता है। फिर वो उससे पूछता है कि भाई, तुम यहाँ पर कैसे गिर गए, और वैसे तुम तो हमारे गाँव के नहीं लगते, बताओ तुम कौन हो और तुम किसके घर पर आए थे। तो उसके सवाल सुनते ही रघु राजू को उसी गड्ढे में गिराकर जान से ही मार देता है
और इसी हड़बड़ाहट में रघु का फोन उस गड्ढे में गिर गया था। रघु ने राजू को इसलिए मारा ताकि वो ये बात पूरे गांव वालों को ना बता दे कि रघु यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आ गया था। अगर ये बात सभी लोगों को पता चल जाती तो रघु के ऊपर सब लोगों को शक हो जाता। अब उसके बाद रामचंद्रन ये सारी बातें सुनने के बाद रघु को कोर्ट में पेश करता है और उसी तरह से रघु भी यहाँ कोर्ट में अपना जुर्म कबूल करता है और रघु को उर्मिला का मर्डर करने के इल्जाम में और राजू को भी जानबूझकर मारने के अपराध में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और अब दोस्तों उसके बाद ये केस सॉल्व करने की वजह से कोर्ट भी रामचंद्रन को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है कि आप रिटायर होने के बावजूद भी अपना फर्ज निभा रहे हो, आपने बेगुनाहों को बचाकर गुनहगारों को सजा दिलवाई। और इस तरह से दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।